1 अक्टूबर 2024 मंगलवार का दिन आप सबों का स्वागत। आज के इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सेबी का जो बोर्ड मीटिंग कल हुआ है उसके आउटकम के बारे में। जैसा कि एक्सपेक्टेशन था कि सेबी जो है एफ-एन-ओ सेगमेंट पे बहुत सारे हार्श नियम लेके आएगी। जैसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ाया जाएगा और जो एफ-एन-ओ सेगमेंट में जो वीकली ऑप्शंस इतने सारे हो गए हैं उसके नंबर्स जो हैं वो रिड्यूस किए जाएंगे, लेकिन सेबी का इसके ऊपर में कोई भी गाइडलाइन नहीं आया है। सो सेबी का आउटकम क्या क्या है, तो एक न्यू एसेट क्लास के बारे में सेबी ने चर्चा की है या फिर उसको प्रपोज किया है, जिसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज करके। ये इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा इस पर्टिकुलर एसेट क्लास में, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो 10 लाख रुपए होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे HNIs क्लाइंट ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ये म्यूचुअल फंड और PMS के बीच का एक प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, जहाँ पे प्रोफेशनली मैनेज जो है सर्विसेज ऑफर किए जाएंगे और वहाँ पे जो है रिस्क टेकिंग हाई होगी और प्रोफेशनली मैनेज जो है बेसिकली वहाँ पे सर्विसेज ऑफर किए जाएंगे। तो न्यू एसेट क्लास जो है HNIs क्लाइंट के लिए प्रपोज किया गया। एक तो ये आउटकम वहाँ पे रहा। दूसरा, म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशंस के बारे में चर्चा हुई और इसमें बेसिकली इसका मतलब क्या था। म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशंस में बेसिकली पैसिवली मैनेज फंड जो आते हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को जो है उसको थोड़ा बेसिकली आप ये कहें कि आसान बनाने की बात की गई है, ताकि जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसिवली मैनेज फंड्स हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशंस आए, न्यू प्लेयर्स एंट्री करें। इसको ध्यान में रख के जो है म्यूचुअल फंड लाइट का जो रेगुलेशंस है उसको नॉर्मलाइज किया गया है या उसको थोड़ा रिड्यूस किया गया है। इसके अलावा जो राइट्स इशू का जो टाइम लाइन होता है उसको भी फाइनलाइज किया गया है और इसको घटा के 23 दिन किया गया है। सो अगर इशूअर का जो भी राइट इशू करने वाले कंपनी है उसकी बोर्ड मीटिंग अगर हो चुकी है तो उसके बाद में 23 दिन के अंदर में उनको जो है अपना पूरा ये प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कर देने के लिए मेंशन किया गया है। ये गाइडलाइन दिया गया है। अभी के हिसाब से अगर आप देखें तो प्रेजेंट टाइम में इस जो एवरेज टाइम लाइन है वो 317 दिन का, 317 डेज का है। सो इट्स अ ह्यूज टाइम और इसको घटा के बोला गया है कि 23 दिन के अंदर में जो है अगर एक बार बोर्ड मीटिंग हो गई है राइट इशू के रिगार्डिंग और वो फाइनलाइज हो गया है तो 23 दिन के अंदर में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। सो सेबी की तरफ से ये चीज़ जो है वो प्रपोज की गई है। इसके अलावा T+0 साइकिल्स में जो नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं उनको भी बढ़ा के 25 से बढ़ा के 500 करने की बात हुई है। 25 से इंक्रीज करके 500 करने की बात हुई है और ये फेस्ड मैनर में किया जाएगा। तो ये कुछ आउटकम है सेबी के बोर्ड मीटिंग के। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए जो क्राइटेरिया होता है उसको भी रिड्यूस करने की बात की गई है ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़े। इसके अलावा एक कनेक्टेड पर्सन का जो डेफिनीशन है या जो स्कोप है उसको और ज़्यादा इन्हांस कर दिया गया, और ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया है। जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग में दो तरह के जो है पार्टीज़ इन्वॉल्व होते हैं। एक तो कनेक्टेड पर्सन इन्वॉल्व होता है और दूसरा जो वैसे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे जिनको अर्ली एक्सेस ऑफ प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, जो बेसिकली जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, अगर ये किन्हीं के पास में है तो वो आते हैं इनसाइडर ट्रेडर की कैटेगरी में। सो कनेक्टेड पर्सन का स्कोप यहाँ पे बढ़ा के क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पे ये इंक्लूड किया गया है कि अगर कोई कनेक्टेड पर्सन जो है, कनेक्टेड पर्सन नॉर्मली जैसे पेरेंट्स हो गए, स्पाउस हो गए, चाइल्ड हो गए, स्पाउस के फैमिलीज हो गए, ये सब जो है ऑलरेडी कनेक्टेड पर्सन के नेट में आते हैं। अब इसका स्कोप और बढ़ा के कर दिया गया है कि अगर कोई कनेक्टेड पर्सन जो है किसी कंपनी में ऑलरेडी पार्टनर है या फिर वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब भी कनेक्टेड पर्सन की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई कनेक्टेड पर्सन जो है अगर कोई कनेक्टेड पर्सन किसी के साथ में हाउस होल्ड शेयर करता है तो वो पर्सन भी जो है कनेक्टेड पर्सन के नेट में इंक्लूड हो जाएगा।
तो ये सारे जो हैं कनेक्टेड पर्सन का स्कोप बढ़ाया गया है। ये सब कुछ जो है सेबी की तरफ से प्रपोज किया गया है ताकि इनसाइडर ट्रेडिंग पे जो है और ज़्यादा इफेक्टिव वे में प्रतिबंध लगाया जा सके। और ये एक तरह से रिटेल ट्रेडर्स के लिए अच्छा है कि जो प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो बड़े प्लेयर्स जिनका मिसयूज़ ज़्यादातर कर सकते हैं या करने की संभावना रहती है, उस पे एक तरह से नकेल कसने की बात की जा रही है। तो एक तरह से ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए इफेक्टिवली पूरे ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए काफ़ी अच्छा स्टेप माना जाता है। और सेबी जो है टाइम टू टाइम काफ़ी रिगरस वे में ये काम कर रही होती है और काफ़ी बड़े बड़े नाम भी इन चीज़ों के अंदर में कई बार आज आगे जाते हैं। सो ये सेबी का डेडिकेशन दिखाता है। तो एनीवेज सेबी के बोर्ड मीटिंग के ये जो है ब्रॉडर आउटकम हमने डिस्कशन किया। एफएनओ सेगमेंट के बारे में उन्होंने कोई भी चीज़ें प्रेजेंट नहीं की जो मार्केट पे एक ओवरहैंग की तरह बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स इसके कारण से बने हुए थे। स्पेशली जो कि एफएनओ सेगमेंट पे काफ़ी ज़्यादा चोट करने की बात हो रही थी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। आगे अगर ऐसा कुछ आता है तो डेफिनेटली वो एक मार्केट इवेंट के तौर पे देखा जा सकता है, और अगर ये एकाएक आता है मार्केट में तो वो एक बड़ा इवेंट क्रिएट कर सकता है। तो एनीवेज अभी तो फ़िलहाल कुछ अलग से आया नहीं सेबी की बोर्ड मीटिंग के आउटकम में। सो ये डिस्कशन रहा। दूसरा आईपीओ के मार्केट के बारे में हम लोग बात करते हैं। आईपीओ का मार्केट हॉट चल रहा है। हम लोग बहुत टाइम से इन चीज़ों को देख रहे हैं। अभी अक्टूबर नवंबर में देखें तो बहुत सारे दिग्गज कंपनियों के जो है आईपीओ आने वाले हैं। एनटीपीसी वगैरह, स्विगी, इन सबों के जो आईपीओ हैं उनके आने की संभावना है। सो देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर में किन किन बड़े कंपनीज़ के आईपीओस आते हैं। फिलहाल जैसे 30 सितंबर यानी कि कल का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें मानवा फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ जो है वो लिस्ट हुआ है। इसका इसका जो ओपनिंग डेट था वो 23 से 25 के बीच में जो है इसमें बिड डाले गए थे, और ये कल जो है बीएसई एनएसई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे नोट जरूर करेंगे, जैसे ये जो आईपीओ था वो 224 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। इट्स अ ह्यूज नंबर, 224 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। हालांकि जीएमपी इसका जो उस समय था वो 50% के आसपास का ही था। जो ग्रॉस मार्केट प्रीमियम की जो बात हो रही थी, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, वो 50% के आसपास में बात हो रही थी। लेकिन जब ये लिस्ट हुआ है और इसका जो क्लोजिंग लिस्टिंग के साथ में जो प्रीमियम यहाँ पे लोगों को मिला है वो 25% के आसपास में मिला है। तो एनीवे गेन तो मिला है इसमें, नो डाउट। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो सैक्रोसैंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो एक इंडिकेशन देता है, मैनिपुलेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे मनाबा फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ, जिनको भी ये आईपीओ मिला है, हालांकि नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन आप देखिए 224 टाइम्स था, इट्स अ ह्यूज नंबर। लेकिन लिस्टिंग के साथ में जो प्रीमियम मिला है वो जीएमपी के बराबर नहीं मिला है, उसका ऑलमोस्ट 50% मिला है। यानी कि कहने का मतलब कि 25% के साथ में गेन यहाँ पे देखने को मिला है। केआरएन हीट एक्सचेंजर की आईपीओ को अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी इसका लिस्टिंग जो है 3 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड है। सो देखते हैं। लिस्टिंग 30 सितंबर को इसका अलॉटमेंट वगैरह फाइनल हो जाना था, और आज के डेट में इसमें लोगों के पास में सारी चीज़ें किनको मिला किनको नहीं मिला ये सारा क्लैरिटी के साथ में हो जाएगा। तो 3 अक्टूबर को इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिलेगी। सो देखते हैं कि 3 अक्टूबर को केआरएन हीट एक्सचेंजर लिमिटेड का आईपीओ किस तरह से लिस्ट होता है। इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है वो 125% का चल रहा है। सो इट्स अ ह्यूज नंबर अगेन। इसके अलावा अदर न्यूज़ पॉइंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो जापान के जो पीएम हैं वो फूमियो किशिदा, अगर मैं नाम सही से ले रहा हूँ तो ये जो है फूमियो किशिदा, ये इन्होंने रिजाइन कर दिया है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो अगले सक्सेसर होंगे वो इसिबा जो है वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पे शपथ लेंगे। सो ये जो पीएम से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट चल रहे हैं, पीएम चेंज से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट चल रहे हैं वो उसका इम्पैक्ट जो है जापानीज़ मार्केट पे देखने को मिल रहा है। कल जापानीज़ मार्केट 4% से ज़्यादा टूटा हुआ था। सो आज भी जो है इसमें ये एक ओवरहैंग के तौर पे चलेगा अभी। इसके अलावा एशियन मार्केट में इज़राइल के क्षेत्र में जो वॉर वाला सिचुएशन है वहाँ पे उसके कारण से भी वर्ल्ड मार्केट में थोड़े बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला है। एशियन मार्केट में जापान का जो बेसिकली जापान के जो पीएम से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है, और जो इज़राइल का वॉर है, इन सब का इम्पैक्ट जो है मार्केट में थोड़ा बहुत
प्राइस के इम्पैक्ट के हिसाब से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अदर न्यूज़ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो मेटल सेक्टर से रिलेटेड एक न्यूज़ जो है वो ये देखने को मिला कि चाइना में जो है, चाइना के सिटीज़ में होम बाइंग से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो थोड़े नॉर्मलाइज किए गए हैं, उनको थोड़ा हल्का बनाया गया है, या उनकी जो कठोरता थी उसको कम किया गया है। तो इसके हिसाब से जो है ये आयरन ओर सेगमेंट में स्पाइक देखने को मिला है। और मेटल सेक्टर अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 डेढ़ महीने से वो रिवाइवल मोड में है। 10-12% का पूरे इंडेक्स लेवल पे अगर हम बात करें तो 10 से 11% ऑलरेडी ये जो सेक्टर है वो चल चुका है। इंडिविजुअल सेक्टर्स में भी अच्छा खासा, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आप देखें तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, नीचे के लेवल से अच्छे खासे रिवाइवल देखने को मिले हैं। और इस न्यूज़ के बाद में जहाँ पे चाइनीज़ में होम बाइंग रूल्स को थोड़ा रिड्यूस जो किया गया है, या उसका जो कठोरता है उसको कम किया गया है, इसके बाद में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और ज़्यादा नए घरों की का जो है वो डिमांड बढ़ेगा। और चाइना जो अगर आप देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स की लिस्ट में या कैटेगरी में आता है। सो इस तरह के न्यूज़ जो हैं वो हर तरह के सेक्टर्स के लिए समहाउ जो है वो पॉजिटिव होंगे। हालांकि इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आयरन ओर सेगमेंट पे देखने को मिला है, और आयरन ओर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। एनएमडीसी वगैरह जो है ये इन सबों पे इम्पैक्ट देखने को मिला। सो मेटल सेक्टर में अभी जो है स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, आगे इसके और ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद रहेगी। सो देखते हैं आने वाले समय में इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो ये आज के रिस्पेक्ट में जो भी डेटा पॉइंट्स थे उनके बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अगर कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।